नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर, जहां हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान को एक अज्ञात कॉलर ने खुद को अमित शाह का बेटा बताकर पैसों की डिमांड कर दी। विधायक के संदेश जताने पर आग बबूला होकर अज्ञात कॉलर ने मोबाइल पर पैसे न देने पर विधायक की छवि खराब करने की धमकी दी है। इसके बाद विधायक आदेश चौहान ने बरादबाद थाने में अपने पीआरओ के माध्यम से अज्ञात कॉलर पर एफआईआर दर्ज करवा दी। साथ ही विधायक ने इस पूरे प्रकरण को भाजपा के खिलाफ एक साजिश बताया है। फरवरी और 14 फरवरी की मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई। तो मैंने उस कॉल को उठाया और उस व्यक्ति ने अपना नाम जय शाह बताते हुए और अपने आप को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सुपुत्र बताते हुए मेरे से बात की लगभग 22 मिनट। विभिन्न विषयों पर मणिपुर, दिल्ली, उत्तराखंड के राजनीतिक पर, खेल, राष्ट्रीय खेलों पर, और उसके बाद में उसने कहा कि आपको कल पापा से अमित शाह जी से मिलना है। वो इतने फोन करेंगे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मैंने फिर उन्होंने, क्योंकि और भी कुछ हमारे नेताओं के नाम का उल्लेख अपनी वार्ता में किया था, तो मैंने उनसे संपर्क किया तो पता चला कि वो जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं वो जय शाह जी का नहीं है। उसके बाद मैंने कल इसके विषय में अपने पुलिस थाना बहादुराबाद के अंदर मेरे पीआरओ ने एक तहरीर दी है। तो सरकार पशुओं के उपचार के लिए 1962 जैसी कल्याणकारी सेवाएं संचालित की गई हैं। इस पशु एम्बुलेंस से दूरस्थ क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं का उपचार करने में बड़ी मदद मिल सकती है। तो वहीं चंपावत जिले के सुल्ला गांव के ग्राम प्रधान में लोहाघाट पशु चिकित्सालय के 1962 कर्मियों में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बैल की आंख में 1.5 माह पूर्व गंभीर चोट लगी थी। वह 3 बार 1962 पर कॉल भी कर चुके हैं। बावजूद लोहाघाट के कर्मियों ने उनके बैल का उपचार नहीं किया। जब उन्होंने उनकी शिकायत करने की बात कही तो कर्मियों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि जब शिकायत करनी है कर लो, हम नहीं आएंगे। नेपाल सीमा से लगे हुए गांव सुल्ला दुरुस्त गांव, जो लगभग नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, लगभग 1.5 महीने पहले मेरे बैल की आंख में चोट आ गई थी। मैंने 1962 में 3-4 बार कॉल कर दिया है। 1962 से मेरे को जो है तो डॉक्टरों से कॉन्फ्रेंस करके बात कराई गई है, जिसमें कि मैं लोहाघाट मेडिकल से भी लाया और सरकारी अस्पताल से भी दवाई लाया, क्योंकि यहाँ से लगभग हमारे गांव से लगभग लोहाघाट 40 से 50 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैंने डॉक्टरों को कई बार रिक्वेस्ट किया आने के लिए। अब आज मैंने जैसे फ़ोन किया, उनने कल मेरे को बताया था कि मैं आज आएंगे करके। आज मैंने कहा मैं आप नहीं आ रहे, मैं आपकी कंप्लेंट करता हूँ। तो मेरे को बोले जिसको भी कहना है आप लोग कह दीजिए, हमें किसी की परवाह नहीं है, हमारे पास जब टाइम होगा तब आएंगे। कभी बहाने बना रहे हैं गाड़ी ख़राब होगी करके, कभी बहाने बना रहे हैं मैं देहरादून से कोई पशु विभाग का लेटर आया है, हम पार्टी जा रहे हैं, कभी कुछ 1.5 महीने से कॉल कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आए हैं। तो अल्मोड़ा पुलिस नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त चेकिंग में करबला चौराहे के पास से 1.14 किलोग्राम अफीम और 106 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसकी बाजार में कीमत करीब 32 लाख रुपए अधिक आंकी गई है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान करबला चौराहे से 150 मीटर बेस चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर 2 युवकों को रोका। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 106 ग्राम स्मैक और 1.14 किलोग्राम अफीम भी बरामद हुई। लाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। आज हमारी जो एसओजी की टीम और अल्मोड़ा थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो उसी स्तर के थे, जो एक तरह से मैं इंटरमीडिएट या कह सकते सप्लायर टाइप के थे, उनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लगभग 106 ग्राम स्मैक और एक के कब्जे से लगभग 1 केजी से अधिक अफीम हमने इसमें बरामद की है, जिसका अगर वैल्यू देखें तो 32 लाख के आसपास में है। क्योंकि एक काफ़ी अच्छी रिकवरी हमारे द्वारा इसमें इनाम की भी इसमें घोषणा की जा रही है। साथ ही साथ इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हम खंगाल रहे हैं। जो स्मैक तस्कर है उसका अभी तक कुछ जानकारी आई है कि नैनीताल जनपद में उसमें 2-3 मुकदमे हैं। बाकी हम पूरा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और अकॉर्डिंगली उसके अनुसार जो भी आगे हमें उचित लगे गैंगस्टर या जो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई जैसा भी लीगली हम करवाएं। आज हमारी जो एसओजी की टीम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के कानिया बीच से देर रात हमलावर बाघ को पार्क प्रशासन ने सकुशल ट्रंकुलाइज कर दिया। जहां ग्रामीण पिछले 3 दिनों से लगातार बाघ को ट्रंकुलाइज करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में शनिवार देर शाम को रेंज अधिकारी भानु प्रकाश हरबोला की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद व 50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी और क्षेत्र में धारा 144 विभाग ने
बाघ को ट्रैंकुलाइज करने को लेकर कार्रवाई की गई। वहीं टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया है। फरवरी को एक श्रमिक पर बाघ द्वारा हमला कर घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज काशीपुर चिकित्सालय में किया जा रहा है और वहाँ पर उसकी सर्जरी सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और स्थिति खतरे से बाहर है। साथ ही कल रात्रि में जो संभावित बाघ था उसको ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया गया है। इसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है और ये मेल टाइगर। इसे पकड़ने के लिए एक हमारे डॉक्टर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम, साथ में कैमरा ट्रैप्स को जो रेगुलर 24 आवर्स में मॉनिटर किए जाते हैं उसके लिए एक हाथी की टीम लगाई थी। इसके अतिरिक्त जो आसपास के बीट है वहां से भी एक टीम उसमें लगाई गई थी। 13 फरवरी को एक अल्मोड़ा में वन आरक्षियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज कुमाऊं मंडल के पदाधिकारी पहुंचे, जहां वन बीट अधिकारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शनकारियों ने पुरानी नियमावली लागू करने, वन दरोगा की सीधी भर्ती रोकने, वन आरक्षियों को पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उधर कर्मचारियों के आंदोलन से वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वर्षों से हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं उसमें हम लोग लगातार शासन प्रशासन को पत्र प्रेषित कर रहे हैं, जो कि अभी तक जिसमें कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं है। जो हमारी मुख्य 2 मांगे हैं, जो 2016 नियमावली थी उसको बहाल कराना और अन्य कई राज्यों की भांति वन आरक्षी कंधे पे एक स्टार वाला, क्योंकि आपने देखा है कि लगातार फायर सीजनों पे हर जगह, आपने तराई क्षेत्र में भी देखा होगा, नीचे वन आरक्षी जो हमारे बीट अधिकारी है वो लगातार गोलियां खा रहा है। और यहाँ पे आपने अल्मोड़ा वनअग्नि कांड जिसने पूरे राष्ट्र को हिला दिया, राष्ट्र के पूरी दुनिया में उसके चर्चे हुए हैं। तो अपना कर्मचारी 100% दे रहा है जो बीट अधिकारी है, जो ग्राउंड जीरो का कर्मचारी है। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि जो हमारी जो जायज़ मांग है, हम कुछ भी कोई भी मांग हमने अन्यथा नहीं रख रखी है, जो हमारी जायज़ मांगे हैं उन पर क्यों नहीं कार्य किया जाए। वर्षों से हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं उसमें हम लोग तो उत्तराखंड में कल से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक ली। इसके साथ साथ कल अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई थी। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से खास बातचीत भी की। कल से उत्तराखंड में बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसके लेकर कार्य समिति की बैठक, सर्वदलीय बैठक की भी बुलाई गई और कई कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को पहले भी दिए जा चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा में माननीय अध्यक्ष ऋतु खंडूरी इस वक्त मौजूद है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार अधिकारियों को भी आपने निर्देशित किया, तो इस बार का सत्र में क्या कुछ देखने को? देखिए, सत्र बहुत सुचारू रूप से चले, इसलिए हमारी एक सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जहां ये सभी अफसरों से कहा गया था कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा जो सत्र है वो शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, सिक्योरिटी की पूरी टाइट सिक्योरिटी हो। साथ ही साथ ये भी निवेदन किया था, आप सब जानते हैं कि 10वीं के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है हमारे साथ ही साथ, और शायद समय भी उनका 10:30 बजे का है। तो डीएम देहरादून को आदेशित किया था कि आप एक एडवाइजरी जारी करिए जो कि स्कूलों में भेजी जाए, और साथ ही साथ पुलिस को निवेदन किया गया है और आदेशित भी किया गया है कि कोई भी स्कूल बस किसी भी बच्चे को स्कूल में बोर्ड एग्जाम के लिए ये लेट ना हो, क्योंकि हमारा कोई रूट लगा हुआ है या कुछ इस तरह की, तो इसकी चिंता करें। उसके बाद आज आपने जाना होगा, आज हमारी सर्वदलीय बैठक हुई, कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो सत्र है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा होगा। आप सबने देखा होगा कि ई-नेवा की भी अच्छी तैयारी हमने कर रखी है, जहां मैं भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें फाइनेंशियली इस कार्य में सपोर्ट किया। हमने टैबलेट्स लगाए हैं और विधायक अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो रोज सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक हम लोगों ने हमारी जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे ट्रेनिंग रखी। ट्रेनिंग के लिए लोगों को ITDA से मंगाया है, NIC से बुलाया है, और हमारे भी अफसर जो हैं वो इसमें ट्रेन हो चुके हैं कि किस तरह से टैबलेट को यूज करना है। धीरे धीरे, अभी तुरंत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम पेपरलेस सदन की तरफ, सत्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने जैसे देखा ही होगा, पूरी की चारों तरफ हम डिजिटल प्रयास कर रहे हैं। हमने अपना ऑफिस भी ई-ऑफिस करने का एक मुहिम शुरू की है, और डिजिटल आगे के लिए, जैसे आप जानते हैं कि डिजिटल होना बहुत आवश्यक है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये ई-नेवा अभी देहरादून में शुरू किया, और कुछ समय के बाद अगला सत्र जो होगा, जो गहरेसैंण में होगा, वो भी हम करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करते थे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष माननीय ऋतु खंडूरी, जिन्होंने बताया विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तैयारी है और सर्वदलीय बैठक भी हुई है और सुरक्षा के लिए भी पूरे इंतजाम विधानसभा में किए गए हैं।
देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। तो उत्तराखंड में 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। वहीं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला कांग्रेस 20 फरवरी को कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। इसके साथ ही कहा कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने पर भी सरकार को घेरा जाएगा। 20 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और इस वक्त विभिन्न मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है। हर तरीके से इस प्रदेश की जनता इस भाजपा की सरकार से त्रस्त है। लेकिन जो मेन मुद्दा है इस बार जो हम लोग विधानसभा सत्र का घेराव कर रहे हैं, उसका रीजन है कि यूसीसी को जिस तरीके से सरकार ने लागू करा और जिसमें उन्होंने लिव इन को जिस तरीके से लीगलाइजेशन करा। अभी तो बहुत सारे लोग लिव इन का मतलब नहीं समझ ले, लेकिन बिना विवाह के एक लड़के और एक लड़की को जो साथ रहने की प्रक्रिया को जो सरकार ने शुरू करा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो देवभूमि उत्तराखंड, हमारे सनातन धर्म और हमारे माता पिता के जो वो हैं उसके वसूल हैं, उसके खिलाफ है। और जिस तरीके से सरकार ने इसको लागू किया, इसको लीगलाइजेशन कर रही है, ये हमारे प्रदेश की संस्कृति को खराब करने का काम ये सरकार कर रही है। और हम इसके खिलाफ 20 तारीख को महिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन विधानसभा के बाहर करेगी। 20 तारीख को देहरादून में विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ मौजूद हुए। तो बैठक में विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ बैठक की गई है। तो एक खबर चंपावत से है, जहां जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बेलखेत के लोगों ने कुरेला नदी से हो रही भू कटाव को रोकने की मांग उठाई। इस संबंध में सभी ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि जल सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बीते वर्ष ग्रामीणों को आवाजाही करने वाला एकमात्र झूला पुल भी टूट गया, जिससे लोगों के लिए आवाजाही करना भी मुश्किल हो गया, जो अभी तक नहीं बन पाया। इस दौरान ज्ञापन देने में कई ग्रामीण मौजूद रहे। बरसात में बाढ़ से जो है तो हमारे काफ़ी खेत पट गए हैं और पुल भी बह गया है, कई खनन हो रहा है। विशेष हमारी मांग यह है कि जो बेलखेत बाढ़ से हमारे खेत पटे हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे। हमारे बेलखेत में भू कटाव हर साल 10 से 15 मीटर बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे गांव को और अधिक खतरा हो रहा है। उपजाऊ भूमि है, 80 से 100 परिवार रह रहे हैं वहाँ पे। आज हमने एडीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन इनको दिया है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें, सुरक्षा दीवार लगाएं या वायर जो भी होता है हमारे गांव की सुरक्षा के लिए ज्ञापन दिया गया है। जॉब सिक्योरिटी और नई मशीनों के साथ ट्रेनिंग के लिए कौशल विकास विभाग ने टाटा कंपनी के साथ एमओयू किया, जिसके तहत राज्य के 13 आईटीआई कॉलेज को लिया गया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इन कॉलेजों पर 423 करोड़ 54 लाख का खर्चा हो गया, जिसमें कि राज्य सरकार 64 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को नई मशीनों के साथ साथ ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी और विदेश में भी नौकरी का मौका मिलेगा। इसके साथ ही युवाओं को अच्छी सैलरी भी मिल सकेगी। इंडस्ट्री 4.0 के तहत हमने स्किल डेवलपमेंट विभाग ने, हमारे आईटीआई विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक एमओयू किया है। इसमें 13 आईटीआई हमारे टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, उनके एक्सपर्टीज से, उनकी टेक्नोलॉजी से चलाई जाएगी। टोटल इसमें व्यय जो है वो 423.54 करोड़ का आएगा। और इसमें सब जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी टोटल में 13% पैसा, जो 64 करोड़ रुपए है, और बाकी का 368 करोड़ रुपए जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा। इन 13 आईटीआई में जो ट्रेड्स हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिजाइनर, वर्चुअल वेरीफायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के ट्रेड्स होंगे। बहुत अच्छी एक सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी उत्तराखंड के, कि वो आज की टेक्नोलॉजी पे, आज की डिमांड के हिसाब से, जो हमारी सोच है कि हर बच्चे को जो ट्रेनिंग मिले वो आज के हिसाब से मिले, आज की मशीनों पे मिले, आज की टेक्नोलॉजी पे मिले, ताकि उसका जॉब लगना और उसको जॉब मिलना आसान हो जाए। तो नैनीताल जिले के रामनगर में तराई पश्चिमी वन विभाग के काशीपुर गौशाला क्षेत्र से अब तक का सबसे लंबा हुआ वजनदार पाइथन सांप पकड़ा गया। दरअसल तराई पश्चिम वन विभाग में कार्यरत सांपों के रेस्क्यू करने वाले तालिब हुसैन ने बताया कि उनको रेंज अधिकारी ने सूचना दी। सूचना पर उनकी टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर इस विशाल का अजगर का बमुश्किल रेस्क्यू किया, जिसका वजन 1 कुंटल 75 किलो से ज्यादा व इसकी लंबाई 20 फीट तक थी, जिसको अब घने जंगल में आजाद करने की कार्रवाई की गई है। काशीपुर सैनिक कॉलोनी से
और वहाँ से हमने ये रेस्क्यू किया, किसी के खेत में आ गया था, तब हम इसे ले गए। 20 फुट लंबा सांप है, 1 क्विंटल 70 किलो इसका वजन। अब तक का सबसे बड़ा सांप है रामनगर क्षेत्र में। आपने कितने सांप पकड़े? मैं हमेशा सबसे बड़े सांपों में मैं ही लाता हूँ यहाँ पर। अभी हमने छोड़ा 1.5 क्विंटल का, जो आमपोरा रेंज से पकड़ा था मैंने, ये उससे भी डबल है। सूचना आई थी, वो गोपीपुरा सैनिक कॉलोनी पड़ती है, वहाँ से फोन आया था, तो मैंने तालीम हुसैन को बोला था कि आप जाइए वहाँ पर। तो कल इन्होंने पकड़ा है इसको, और इसकी लंबाई 20 फुट है, तकरीबन वेट 1 क्विंटल 70 किलो के आसपास वेट, और अब तक का सबसे बड़ा अजगर है यहाँ पर काशीपुर सैनिक कॉलोनी। रुद्रपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां विधायक से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे के नाम पर 3 करोड़ रुपए की मांग की गई। कॉल करने वाले ने खुद को जय शाह बताया और उत्तराखंड में मंत्री पद दिलवाने के बदले ये रकम पार्टी फंड के नाम पर मांगी। इस मामले में विधायक शिव अरोड़ा के सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने पुलिस में तहरीर दी और कॉल की रिकॉर्डिंग भी सौंपी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोतवाली रुद्रपुर में अभिषेक मिश्रा नामक एक युवक ने, जो यहाँ के माननीय विधायक के सहयोगी हैं, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र के रूप में किसी ने फ्रॉड कॉल कर विधायक जी को प्रलोभन दिया और उन्हें झांसे में फंसाकर उनसे पैसों की मांग की। यह कॉल प्राप्त होने पर विधायक जी द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई और अपने सहयोगों के माध्यम से हमें कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक कॉल आता है, उस कॉल में एक व्यक्ति अपना नाम जयलाल शाह बताता है और बात करते करते वो अपने आप को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र बताता है और राजनीतिक विषयों पर उत्तराखंड की चर्चा करना आरंभ करता है। उसकी चर्चा आरंभ करते ही 1 से 2 मिनट के अंदर मुझे एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति कोई ना कोई फ्रॉडी है और फ्रॉड करने के लिए कहीं ना कहीं आदरणीय अमित शाह जी के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। और स्वाभाविक रूप से जो मुझे पता लगता है, उससे सामान्य बातचीत करने के बाद वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम लेता है, आदरणीय जिसे कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेता है। कोतवाली रुद्रपुर में वहीं नैनीताल जिले के रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग के काशीपुर गौशाला क्षेत्र से अब तक का सबसे लंबा और वजनदार पायथन सांप पकड़ा गया, जिसका वजन 1 किलो क्विंटल 75 किलो से ज्यादा बताया गया, जबकि लंबाई 20 फीट से ज्यादा। वहीं तराई पश्चिम वन प्रभाग में कार्यरत सांपों के रेस्क्यू करने वाले तालिब हुसैन ने बताया कि उनको रेंज अधिकारी से सूचना प्राप्त हुई कि घर के पास में खेत में विशाल का अजगर घुसा है, जिसके बाद उनकी टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर इस विशाल का अजगर को बमुश्किल रेस्क्यू किया। आज सरकार का और कॉर्पोरेट प्रशासन का पूरा ध्यान जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, जनता के खिलाफ किस तरह से उनको लड़ाया जा रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन एक बाघ को पकड़ने के लिए उनको पिछले 1 महीने से वो कह रहे हैं कि हम ट्रैंकुलाइज करने का हमें ऑर्डर मिला है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो और अधिकारी उनको सूचित कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी इस तरीके का कोई भी उन्होंने अभी तक ऐसी जो जिससे कि गांव के लोग जो दहशत में हैं उससे उबर सके, ऐसी कोई ऐसी कार्रवाई अभी ठोस कार्रवाई वन विभाग के द्वारा नहीं की है, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर के ग्रामीणों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। पिछले 18 वर्षों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश के एसएसपी प्रशिक्षित गुर्रल्लाओं का सरकार की ओर से बार बार मांगे पूरी करने का आश्वासन देने पर अब सब्र का बांध उनका टूट गया है। 3 सूत्री मांग को लेकर उनके संगठन प्रदेश अध्यक्ष देवी सिंह के निर्देश पर प्रदेश के हजारों गुर्रल्ले 17 फरवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर रविवार को देहरादून के लिए रवाना हो गए। महाआंदोलन को लेकर चंपावत का ये गुर्रल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगोली के नेतृत्व में चंपावत जिले के देहरादून को रवाना हुए, जिनमें की बड़ी संख्या में महिला गुरिल्ला भी शामिल है। संगठन जिला अध्यक्ष बगौली ने कहा कि इस बार करो या मरो का नारा लेकर हम देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए रवाना हुए हैं और इस बार हम अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और बिना मांग पूरी होने तक आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार गुरिल्ला आत्मदाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। कभी कह रही है कि तुमको इस विभाग में लिया जाएगा, कभी कह रही है 10 दिन का समय दे रही है, कभी 48 घंटे का समय दे रही है, मगर हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को लगातार गुमराह कर दिया जा रहा है। हमारे कितने गुरिल्ला लोग जो है चले गए हैं। हम लोगों ने यह तय किया कि इस समय जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग देहरादून से उठेंगे नहीं। अपनी मांग को लेकर किसी हाल में भी अपनी मांग को लेकर के आएंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर वहाँ पर सीएम आवास के बाहर बैठ जाएंगे। और हम लोगों की यह मांग है कि 3 सूत्रीय मांग है, जिसकी उम्र है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो आश्रित है उसको उसके आश्रितों को कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जो जवान है जो बुजुर्ग है उसको भी कुछ आर्थिक उसको पेंशन मिलनी चाहिए। हम लोगों की 3 सूत्रीय मांग है। हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम उठेंगे नहीं। और लगातार सीएम से हमने 365 बार मैंने ज्ञापन दे दिया है, मगर उस ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कह रही है
तो हरिद्वार में होने वाले शारदीय कांवड़ मेले पर पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखे हुए। इसी के तहत एसपी जितेंद्र बेहरा मेला क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने शारदीय कांवड़ व्यवस्था के लिए ड्यूटी पॉइंटों पर नियुक्ति फोर्स को चेक किया, जोनल और सेक्टर ऑफिसर्स को मौजूदगी बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कांवड़ियों के साथ शालीन और मर्यादित व्यवहार को भी जरूरी बताया। रुड़की के नगर निगम चौक के पास कलियर अड्डे से 3 साल का बच्चा अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से चंद घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि एक महिला अपने 3 साल के बच्चे के साथ रुड़की में कलियर अड्डे पर उतरी थी और इसी दौरान उनका बेटा हम्माद अचानक लापता हो गया। सूचना के बाद तलाश में जुटी पुलिस को जानकारी मिली कि बच्चा रामपुर स्थित वेंकट हॉल में आयोजित शादी समारोह में मौजूद है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि बच्चा किन परिस्थितियों में लापता हुआ, इस पूरे प्रकरण की अब जांच की जा रही है। एक हमारी बहन के फंक्शन था, उसके यहाँ से दावत में आए थे, तो जैसे ही बच्चा उतरा वो वहाँ से गुम हो गया और ये उससे मिला है रामपुर चुंगी से। घटनाक्रम तो ऐसे महसूस कर रहे थे, कई घंटे बच्चे तो ये लेके आए बेचारे वहाँ से, इस पे मिला रामपुर चुंगी पर से। हम बस में से उतर रहे थे, वो मैं बाद में उतरी, मेरी सास के साथ था ये, तो उनके पास ही खड़ा था मेरी सास के। ठीक है। तो जब हमने नीचे उतर के देखा मैं मिला नहीं, फिर हमने ढूंढनी शुरू कर दी। ठीक है। पुलिस ने जिस तरह से उनका बहुत शुक्रिया उनका, धन्यवाद। डेर बस अड्डे से एक 3 साल का बच्चा गायब हुआ है और वह अपनी मां के साथ आया हुआ था मेटाडोर में। मेटाडोर से उतरने के पश्चात जैसे ही वो ई रिक्शा में बैठने का प्रयास कर रहे थे या उससे बातें कर रहे थे, तभी माताजी ने देखा उनकी कि बच्चा नहीं है और मोमेंटरली बिल्कुल 1-2 मिनट के अंतर्गत ही बच्चा उनकी कस्टडी से हट गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हमारे जो प्रभारी खुद निरीक्षक हैं एसपी साहब हैं कुश मिश्रा जी, इनके नेतृत्व में हमारे द्वारा टीम गठित की गई। रामपुर चुंगी से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा बच्चे को देखा गया और उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वो लेकर उसको गंगनेर थाने पर लाए। माता पिता को बुलाया गया और उनके द्वारा कंफर्म किया गया कि यही हमारा बच्चा है और उन्होंने पुलिस की सराहना की है। तो चमोली जनपद की भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र के भ्रमण के आवेदन की प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी। जिला प्रशासन की पहल पर इनर लाइन परमिट के आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से वेबसाइट भी तैयार की गई। इसका शीघ्र सुचारू संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद सीमा क्षेत्र में भ्रमण के इच्छुक पर्यटक घर बैठे सुगमता से इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि चमोली के सीमा क्षेत्र में भ्रमण के लिए इनर लाइन पास के आवेदन की सुविधा को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके लिए HDFC बैंक की ओर से CSR मद के लिए वेबसाइट निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इनर लाइन पास के लिए अब इच्छुक व्यक्ति सुगमता से आवेदन कर सकेंगे। अधिकांश लोग देवताल जाने की भी इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए पहले SDM जोशी मठ के यहाँ ऑफलाइन पासेस बनते थे, तो HDFC बैंक के CSR के माध्यम से एक हमने ऑनलाइन लिंक बनाया है। इसमें अधिकतम हम 100 लोगों को अलाउ करेंगे पर डे, तो उससे रजिस्टर करवा के लोग अपना देवताल लिए जा सकेंगे, जो एक चाइना बॉर्डर का एरिया है, इसलिए हमने थोड़ा संख्या को सीमित रखा है। अधिकांश लोग न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।